जिन्होंने इस लॉकडाउन को भी इतना क्रिएटिव बनाया है। और मुझे लगता है उनके लिए लॉकडाउन इज समथिंग जो उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी में इन्वेस्ट किया है। ये पूरा समय उन्होंने अपनी स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप किया है, उन्होंने लोगों को भी एंटरटेन किया है, उन्होंने एक पॉजिटिव साइन दिखाई है कि जब आपके पास समय होता है तो आप बहुत सारी अच्छी चीज़ों पे भी काम कर सकते हैं। ऐसे एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान है जिनके साथ हम पहले भी स्टोरी कर चुके हैं। और जब मैंने इनके साथ स्टोरी की थी तो मैं बड़ी अचंभित हुई थी क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों की आवाज़ निकाली थी, एंड इनफैक्ट हमारे पॉलिटिशियंस की भी, जिनको सुन के मुझे बड़ा मज़ा आया था। बट आज वापस ये हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं और हम इनसे बात करेंगे। और क्योंकि सीज़न रामायण और महाभारत का रहा है, हमने सारे एपिसोड्स रामायण के देखे और उसके बाद महाभारत के देखे, और कई कैरेक्टर्स हमें बहुत पसंद आए। जैसे रामायण में अरुण गोविल जी ने जो राम का किरदार निभाया है, या फिर मुकेश दवे जी ने जो कैरेक्टर निभाया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं जो हमें बहुत अच्छे लगे। बट यहाँ पे जो आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े, उन्होंने इन कैरेक्टर्स को पूरी तरीके से नकल करके एप भी किया है, एंड क्या मिमिक्री करते हैं ये। ही इज़ टैलेंटेड एंड गिफ्टेड। हमारे साथ है आयुष शर्मा आज। आयुष, वेलकम टू द शो। और कैसे हैं आप, कैसा जा रहा है आपका ये क्वारंटाइन लॉकडाउन का समय? हाँ मैम, ठीक ही जा रहा है क्वारंटाइन का तो। और सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। और रामायण की अभी आपने बात की तो उसका मैं बताऊं कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं रामायण के जिनको मैं मिमिक कर लेता हूँ। कुछ के नाम आपने बता दिए और कुछ आगे डिस्कस हम करेंगे जी। अच्छा, ये बताइए कि ये रामायण जब लॉकडाउन में शुरू हुई उसके बाद आपने इन्हें सीखना शुरू किया, या इसके पहले से ही आप इन्हें कॉपी कर लेते थे? माइथोलॉजी मैम एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है मतलब शुरू से जिसमें मुझे इंटरेस्ट था। अच्छा। तो लॉकडाउन में टेलीकास्ट हुआ उससे पहले ही मैं यूट्यूब वगैरह पे देखते रहता था। क्या तो बात कुछ है। कैरेक्टर्स पहले से भी करता था और कुछ जो हैं वो अभी लॉकडाउन के बाद क्योंकि पूरा देखने का मौका मिला रामायण को, तो कुछ कैरेक्टर्स फिर अभी लॉकडाउन में भी सीखे और कुछ की मैं पहले भी करता जैसे आपने एक बात मुझे कही थी पिछली बार कि जब आप कैरेक्टर्स को देखते हैं, जब उन्हें कॉपी करते हैं, तो सिर्फ आवाज़ नहीं होती है, वो एक तरीका भी होता है, लहजा भी होता है, पर्सनैलिटी भी होती है। तो जब आपने इस बार वापस रामायण देखी तो मुझे लगता है कि वो और क्लोजर लुक आपको मिला होगा, क्योंकि आवाज़ के साथ साथ वो एक लहजा और तरीका और बॉडी लैंग्वेज भी आपको देखने को मिली। सो बहुत हेल्प मिली होगी इससे आपको। और फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था रामायण का जिसकी कॉपी करने में आपको बड़ा मजा आया और काफी घंटों तक आप रियाज करते रहे उसका? फेवरेट मैम मुझे विजय अरोरा सर लगे थे। अरे क्या बात है, इंद्रजीत का कैरेक्टर निभाया है जिन्होंने। हाँ, तो इनकी मुझे सबसे अच्छी लगी थी और काफी टाइम तक मैं इनको घर में भी मेक करते रहा था। जी, नॉर्मल वर्क भी करना रहता था। तो जी, हमारे यहाँ तो हम रामायण के डायलॉग्स बोलते हैं क्योंकि वो एक शुद्ध हिंदी वाला फील आ गया। बट मुझे लगता है कि आपके घर में आप डायलॉग्स के साथ साथ पूरे किरदारों को ही वैसे के वैसे बोल देते होंगे। सो इंद्रजीत की बात हो रही है तो ये रामायण का एक ऐसा किरदार है जो रावण का बेटा था और उनका कैरेक्टर विजय अरोरा साहब ने निभाया है। तो थोड़ा सा अगर आप मिमिक कर दें इंद्रजीत को। बिल्कुल मैम, एक सीन आता है रामायण में जब लास्ट वॉर जो है इंद्रजीत लड़ने जाता है लक्ष्मण जी से, तो वो रावण से कहता है, पिता श्री, जब मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी तो किसी और की तो बात ही क्या। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं भगवान भी उनका आदर नहीं करते। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री कि यदि मेरी मृत्यु भी लिखी है तो इस प्रकार आन बान और शान के साथ हो कि राम भी मेरी मृत्यु को देखकर नतमस्तक हो जाए। वाह, तो क्या बात है। अच्छा ये जो एक कैरेक्टर है बड़ा टेस्ट वाला कैरेक्टर था, मतलब एक एटीट्यूड और आत्मविश्वास इतना कि कुछ भी कर सकते हैं। तो वो वाला फील भी लाना पड़ता होगा आयुष आपको जब आप कर रहे होते, क्योंकि जब आप इसी के ही विपरीत अगर आप विभीषण का कैरेक्टर करेंगे तो वो एक दुखी भाई है जो बड़ा समझाने की कोशिश कर रहा है बट समझ नहीं रहा है कोई। तो उनका कैरेक्टर आपने निभाया है, तो मतलब आपने कॉपी किया है, तो वो भी अगर आप हमें सुनाए तो हाथों हाथ डिफरेंस भी पता चल जाएगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल मैम, विभीषण जी का इनका एक सीन है जब कुंभकर्ण जो है वो युद्ध के लिए आता है,
तो लक्ष्मण जी और राम जी पूछते हैं कि ये एक रावण है या कोई और है, और ये इतना आपका अगर भाई है तो ये क्या वरदान में इसे इतना विशाल शरीर मिला है? तो फिर विभीषण उनको समझाते हैं, नहीं प्रभु, ये बाल्यकाल से ही ऐसा है। ये एक दिन में इतना भोजन खा जाया करता था जितना कई नगरों के प्राणी मिलकर भी नहीं खा सकते। ब्रह्मा जी को चिंता थी कि ये अगर जीवित रहा तो पृथ्वी का सारा अन्न समाप्त कर देगा। फिर एक बार हम तीनों भाइयों ने मिलकर घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, और जब ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से वर मांगने कहा तो उन्होंने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। तो विभीषण जी का कुछ इस टाइप से था। जी, अब हम आ जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पे। प्रभु श्री राम अरुण गोविल जी की आवाज़ भी आप निकाल लेते हैं। मुझे लगता है कि ये वो कैरेक्टर है जिसके सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं रामायण में। बिल्कुल, सो बिल्कुल। अगर और अरुण सर ने कि ये कैरेक्टर इतना अच्छा किया है कि जो एक सॉफ्ट टच वॉइस है इनकी, जी वो तो मेरे ख्याल से कि अरुण सर ही निकाल सकते हैं, और उनका कैरेक्टर का प्रभाव ऐसा जी है। उनका एक जो मतलब हल्का सा एंगर वाला जो उनका रहता है वो मैं कॉपी करता जी हूँ, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। जब रावण से राम जी फर्स्ट बार मिलते हैं तो उनका एक डायलॉग था, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तो किस बात पर अपने को वीर कहता है? तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। आज तक संसार ने राम का केवल प्रेम देखा है, अब संसार राम का प्रकोप देखेगा। तो ये वाह! उनका एक एंगर टोन था पर अरुण आपने गोविल जी सही का। कहा, अरुण गोविल जी ने ये जो एक कैरेक्टर निभाया है जिसमें एक धैर्यता की जरूरत थी, और बहुत ही आवाज़ जो है उनकी बड़ी ही संजीदगी से उन्होंने डायलॉग्स कहे हैं। सो वो काफ़ी टफ है, बट आपने काफ़ी अच्छे से निभाया। बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई आपका फेवरेट कैरेक्टर रामायण से? मैं कुंभकर्ण जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था जी उनको भी मैं कॉपी करता हूँ। जी, थोड़ा छोटा सा ही था उनका किरदार, पर जितनी देर के लिए एक बिल्कुल। आध एपिसोड में आए, लोगों को बड़ा लुभावना लगा था वो। उनकी वॉइस भी थोड़ी यूनिक थी, सो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि लोगों पे उन्होंने अपना एक अलग ही प्रभाव डाल दिया। जी जी तो उनकी वॉइस कुछ इस प्रकार थी, जब हनुमान जी कुंभकर्ण के सामने आते हैं और एक स्टोन लेके आते हैं और कहते हैं कि इससे मैं तुम्हें मतलब इसके नीचे दबा दूंगा, तो कुंभकर्ण का उस टाइम रिप्लाई रहता है, मैं तुम्हें इसका भी अवसर देता हूँ, अपने दिल की इच्छा पूरी कर लो हनुमान। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि यदि शिला के आघात से मैं तनिक भी विचलित हुआ तो अपनी पराजय मानकर लंका नगर को लौट जाऊंगा, फिर कभी युद्ध भूमि में नहीं आऊंगा। तो ये हाँ, ये वाला सीन मैंने भी देखा था, जब ये कह रहे थे कि तुम हिला के भी बता दोगे अगर ये, तो मैं जो बोलोगे करूँगा। सो बड़ा ही पावरफुल कैरेक्टर। देन हम मूव ऑन करते हैं, और क्योंकि महाभारत भी एक साइमल्टेनियसली चलने वाली एक ऐसी माइथो है जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, और जिन्हें नहीं कोई नॉलेज था उन्हें भी सब नॉलेज हो गया है कि कुंती पुत्र कौन थे, गंधारी पुत्र कौन थे, और कौरव कौन है, और पांडव्स कौन है। बट उसमें जान डालने का काम करते हैं हमारे एक्टर्स जो उस किरदार को जीवंत करते हैं, और ऐसा ही एक कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद है जो कि भीष्म पितामह का है, जो मुकेश खन्ना साहब ने निभाया है, और वो ऑलरेडी बहुत ही कमाल के एक्टर है। शक्तिमान में हम देख ही चुके हैं उन्हें। सो उनका आपने पहले भी मुझे एक बार मिमिक किया था, करके दिखाया था मुकेश खन्ना साहब का, तो एक बार और हो जाए। बिल्कुल मैम, इनका ऐसा था कि अगर ये एंगर में आते हैं तो इनकी टोन थोड़ी सी हाई हो जाती है, और बाकी टाइम जब इनके सैड सीन बहुत रहते हैं स्लो, हाँ। तो एक डिप्रेसिव टोन रहती है, तो जी। वो कुछ इस टाइप से है। अरे पुत्र मेरा तो जीवन ही पीड़ा की परिभाषा है माते, मेरा तो जीवन ही पीड़ा की परिभाषा है, किंतु एक बात जो मैं जानना चाहता हूँ वो ये है। अभी अचानक से एंगर में आते हैं कि क्या दुर्योधन ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था, और यदि नहीं तो क्या कर्ण, दुशासन और शकुनी ने तुमसे ये कहा था कि तुम उसका विरोध न करो, और यदि नहीं तो इस अपमान का उत्तरदायित्व तुम सबों पर है पुत्र, तुम सबों पर है। हाँ, और एकदम से मेल्ट हो जाते हैं वापस। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। एक और दमदार कैरेक्टर है दुर्योधन का, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही हठी कैरेक्टर है,
और बिल्कुल। पुनीत इस्सर साहब ने पुनीत इस्सर जी ने। इसका कैरेक्टर निभाया है, और वो शुरू से एक्शन हीरो और थोड़े से ऐसे उनकी आवाज़ का जो टोन है, जो टेक्सचर है, वो शुरू से ही बड़ा अलग रहा है। सो उनकी आवाज़ में कभी कुछ प्रॉब्लम आई निकालने में, या शुरुआती तौर पे थोड़ा सा लगा? शुरू में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आया था, मतलब सुन के मुझे लगा था कि एकदम अलग वॉइस है, बेस भी अलग है, मैं जी, कैसे जी, जी। निकालूँगा? लेकिन फिर जब उनके सीन देखे और धीरे-धीरे मैंने कॉपी करना स्टार्ट किया, तो वो धीरे-धीरे करते-करते एक मतलब फाइनल टोन मिल गया मुझे जी। पुनीत सर का। तो उनके डायलॉग इस प्रकार हैं। हे आचार्य, आपने पांडवों की यह सेना देखी और देखा कि इस सेना में कैसे कैसे रथी, कैसे कैसे महारथी और कैसे कैसे शूरवीर हैं। काशीराज, कुंती भोज, लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और स्वयं द्रौपदी के यह पांचों पुत्र। और अब हमारी सेना की ओर देखिए, कौन है इस सेना में? स्वयं आप, पितामह भीष्म, कुल गुरु कृपाचार्य और ऐसे ही अन्य कई महारथी योद्धा। कहते हैं कि ये सारे युद्ध कला में निपुण हैं। हमारी सैन्य शक्ति के आगे इन पांडवों की सैन्य शक्ति शून्य है। तो ये पुनीत थोड़ा इस्सर जी मुझे का लगता है थोड़ा सा गले में एक प्रेशर डालना पड़ता है, और थोड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। एक गले को एकदम एक्सट्रीम स्ट्रेच करना पड़ता है जब आप पुनीत इस्सर की आवाज़ निकालते हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी आरामदायक आवाज़ नहीं है। ये थोड़ी सी खरच वाली, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ। कुछ अंदर कोई अलग तरीके की तकनीक लगी हुई है आवाज़ में। थ्रोट को स्ट्रेच करना पड़ता है थोड़ा-सा। जी, फिरोज जी का आवाज़ भी आप निकाल लेते हैं, हु हाँ, हैज़ इनका प्लेड द इन्होंने कैरेक्टर ऑफ का कैरेक्टर अर्जुन। किया था, तो एक बहुत खूबसूरत सा सीन आता है जब संजय पांडवों के पास आते हैं जी। दुर्योधन का संदेश लेके, तो क्या अर्जुन बात, उन्हें जैसा है आप खुश रहें यहीं पे। अर्जुन उन्हें रिप्लाई करते हैं, हाँ, वही वाला सीन जो आपने जी, अभी बताया। जी। तो अर्जुन उन्हें रिप्लाई करते हैं, हे संजय, उस असभ्य सूतपुत्र कर्ण के सामने दुर्योधन से कहना कि यदि उसने इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया तो रणभूमि में वो किसी सूखे हुए वृक्ष की भांति कटकर गिरा हुआ दिखाई देगा। हे संजय, उस असभ्य अभिमानी से कहना कि शांति के मार्ग पर चलना सीखे। महादेव की सौगंध, जब मेरे बाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी, और वो अग्नि कुरुष सेना और सेनापतियों को यूं जलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है। तो क्या ये बात है, डायलॉग क्या उनका बात मुझे है। बहुत अच्छा, काफ़ी आपका हद तक फेवरेट पसंद आया था। कैरेक्टर कौन सा है महाभारत में? मेरा फेवरेट तो ऑब्वियसली भीष्म पितामह का लगा था, और उसके जी, बाद फिरोज खान सर का भी बहुत अच्छा कैरेक्टर लगा था। जी। और कोई किरदार है महाभारत से जो आपको बड़ा पसंद है और आप मुझे उसको एक सुरेंद्र पाल जी ने द्रोणाचार्य का भी जी, किरदार किया था, वो भी मुझे काफ़ी हद तक पसंद आया जी। था। तो उनकी वॉइस कुछ इस प्रकार है, अपने क्रोध की आँच को धीमा करना सीखो पुत्र दुर्योधन, कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हारा ये क्रोध का अश्व सध जाए तो तुम देखो कि तुम अश्वारोहण करने के योग्य ही नहीं बचे। तो क्या इनकी बात है, वॉइस कुछ इस क्या टाइप से बात है। थी। हमने 2 एपिक माइथोस के कैरेक्टर्स अभी सुन लिए फिलहाल, 5 मिनट में इतनी सारी चीज़ें हो गई रामायण और महाभारत। बट एक किरदार जो मुझे लगता है कि हमेशा हर किसी के जहन में और दिलों में ज़िंदा रहेगा, वो है इरफान खान का। इरफान वो खान हमारे का। बीच ना सही, पर उनकी फिल्में, उनकी अदाकारी, उनकी अच्छी बातें, उनकी जिंदा दिली हमेशा हमारे साथ रहेगी। और मुझे याद है आपने पिछली बार कहा था कि आपको इरफान खान की आवाज़ निकालना बड़ा पसंद है, और ये तभी होता है जब आप उस इंसान को या उस एक्टर को इतना पसंद करते हो। तो मुझे लगता है आपका बिल्कुल कनेक्शन सही। इरफान खान की आवाज़ से और इरफान खान से वैसा ही रहा होगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे? बिग लॉस तो है ही इरफान सर हम सभी के लिए। और जी, एक जो चीज़ इनका बोलने का जो लहज़ा था, मतलब इनके डायलॉग्स एकदम यूनिक हुआ करते थे। फॉर जी, एग्ज़ाम्पल हम अक्षय कुमार, शाहरुख खान, इन सबको अरे भैया, अबे कान में बत्ती बना के डाल लो क्या, ये सब कहते हुए हम इमेजिन भी नहीं कर सकते जो इरफान सर ने जी, मतलब बखूबी तरीके से किया है। तो जी, ये एक उनकी खासियत थी जिसे सभी लोग काफ़ी मिस करने वाले हैं। जी। कोई एक डायलॉग जो आपको बड़ा पसंद है इरफान खान का, एंड यू कैन जस्ट हाँ, से इनका इन हिज। पान सिंह तोमर का मुझे डायलॉग सबसे अच्छा पसंद है। जी, अबे, जे इलाके को होके भी पतो नहीं है
अबे बिहड़ में बागी होते हैं और डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में, कहो हाँ। और एक और डायलॉग वियर मुझे में इनका जो अच्छा डाकू लगता है, होते हैं, जिसमें अभी डकैत मीम्स भी मिलते काफी बन रहे पार्लियामेंट। हैं। जी एक और डायलॉग मुझे इनका अच्छा लगता है, जिसपे अभी मीम्स भी काफी बन रहे हैं। अबे जी मोहब्बत थी तभी तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। जी जी जी, क्या बात है। वह बहुत ही बढ़िया डायलॉग, और डायलॉग डिलीवरी भी ऐसी होती थी कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, ऐसा लगता था बिल्कुल बहुत ही आसानी से उन्होंने डायलॉग कह दिया है। उनकी आवाज़ में ही वो कशिश थी कि वो डायलॉग को इतना खूबसूरत बना देती थी। और उसके साथ साथ क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है और वाइंड अप करना है हमें सेशन, बट मुझे लगता है कि ज़रूरी है आप अपनी आवाज़ के ज़रिए और आप अपने टैलेंट के ज़रिए लोगों से ये ज़रूर कहें कि वो घर में बैठे बैठे कई अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, बेफजूल बाहर ना घूमें और ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे वो खुद तो एक डेंजर जोन में आए ही, साथ में वो कई लोगों को भी डेंजर जोन में ले आए। सो उसके लिए अगर आप कोई हमारे पॉलिटिशियन की आवाज़ में अगर एक मैसेज या मे बी टोकन ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे तो कैसे देंगे आयुष? बिल्कुल मैम, वैसे भी लोगों के बीच में अभी काफी निराश उदास हो गए थे लोग कि जी लॉकडाउन का फेज 3 आया तो मोदी जी हमको बोलने नहीं आए इस बार, तो जी मैं मोदी जी को ही लेता हूँ। जी और भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासी, अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपनी दहलीज को जब तक कि कोई अति आवश्यक कार्य ना हो पार ना करें, और घरों में रहें, अच्छे अच्छे कार्यों में अपने आप को संलग्न करें। इसी के साथ मैं नरेंद्र मोदी, तो ये नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ में अरे था। यार देखो, मोदी जी आ गए तो मोटा भाई तो बनते हैं यार थोड़े से। देखिए, जिस प्रकार से कुछ चंद असामाजिक तत्व देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये महामारी है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। अपने अपने घरों में रहे। यदि कोई भी व्यक्ति रोड पर बेफालतू में घूमता हुआ दिखाई देगा तो हमने पुलिस को सख्त आदेश दे दिए हैं कि डंडों में तेल पिला कर रखा जाए। दिस इज आवर होम मिनिस्टर अमित शाह साहब। और क्या बात है, मतलब अच्छा लगता है मुझे जब आप अपने स्किल पे इतना काम करते हो। मुझे लगता है ये एक समय मिला है कि जो भी अच्छा करता है और अगर नहीं भी कर रहा है तो वो कोई नई चीज़ सीख सकता है, क्योंकि अब समय, मुझे लगता है कि अब समय में जो बेस्ट रहेगा या जिसकी कला में बहुत दम होगा उसका सर्वाइवल थोड़ा इजी होगा। सो आप अपनी तरफ से, आयुष की तरफ से सभी को क्या कहना चाहेंगे आयुष? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा हमें टाइम मिला है, अभी घर में हैं हम, तो जो मतलब जिस भी आप रिलीजन को मानते हैं, अपने अपने जो स्क्रिप्चर्स हैं उसको अगर आप रीड करेंगे और उस पर ध्यान देंगे, उसकी जो अच्छी बातें उनको समझेंगे, तो वो मेरे हिसाब से टाइम का इससे अच्छा यूटिलाइजेशन और कुछ भी नहीं होता है। क्या बात है आयुष, थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया। प्लस मैं हमेशा आपके टैलेंट को देखकर अचंभित रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कैसे एक इंसान इतने सारे किरदारों की आवाज़ निकाल सकता है। जैसे मैं सभी को बताना चाहूँगी कि करीबन 30-40 एक्टर्स की आवाज़ तो आप यूँ ही निकाल लेते हो। उस पर तो मैंने आज बात ही नहीं की है, क्योंकि हम ऑलरेडी उस पर शूट कर चुके हैं। आज हमने जो बात की वो कुछ नए किरदार थे, रामायण के किरदार थे, महाभारत के किरदार थे, इरफान खान साहब की बात की और कुछ पॉलिटिशियंस की भी बात की। पर जाते जाते एक ही बात जो जहन में आती वो ये है कि टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती है और उसका कोई लॉकडाउन नहीं होता है। कलाकार की कला का कोई लॉकडाउन नहीं होता है। अगर आपके पास कला है तो वो कहीं भी, घर में बैठे या बाहर में बैठे, वो निखर के आएगी और उभर के आएगी। सो थैंक यू सो मच आयुष। ऐसे ही आप नए नए किरदार और सीख लीजिए, अभी आपके पास समय है। और अगली बार जब हम मिलेंगे तो शायद जो भी नए कैरेक्टर लोगों को ज्यादा पसंद है उन्हें सीखने की। जी, तो अगली बार जब मैं तीसरी बार आपसे मुखातिब होंगी तो मैं और नए किरदारों के साथ आपसे मिलूंगी। बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच आयुष। स्टे सेफ, बाय।